नमस्कार, स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम भारत के सामान्य परिचय के में स्थिति और विस्तार पर चर्चा करेंगे और इसी क्रम में हम भारत के जो अन्य अन्य भिन्न भिन्न जो नाम प्रचलित है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के बारे में। जो क्षेत्र भारत का क्षेत्र है उसमें इसके कई नाम मिलते हैं। तो अपने ये मानचित्र देखते हैं, ऊपर की तरफ है आपका हिमालय। कौन सा भाग है? हिमालय। और यहाँ पर मध्य में श्रृंखलाएं हैं जिनका नाम है विंध्यन श्रृंखलाएं। विंध्यन श्रृंखला। तो भारत का जो ये भाग है हिमालय से हिंदुकुश पर्वतमाला से आपके विंध्यन श्रृंखला के उत्तर में ये जो भाग है इसे हम उत्तरी भारत भी कह देते हैं। उत्तरी भारत के लिए प्राचीन वैदिक जो ग्रंथ है उनमें आपके शब्द मिलता था ब्रह्मवरत, ब्रह्मवरत या फिर आर्यावर्त। आर्यावर्त जो आर्यावर्त है, ब्रह्मवरत शब्द है, वो आपके हिमालय से लेकर के विंध्यन श्रृंखला के बीच के भाग के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता था वो ब्रह्मवरत या आर्यावर्त। इसी के साथ में ऋग्वेद काल में जो आपके 5 शक्तिशाली जन थे, 5 शक्तिशाली जन यानी राज्य बोल दे या राजतंत्र या जनतंत्र, उनमें से एक तंत्र था भरत। और भरत जो तंत्र था ये शब्द आपका एक पुराणों में एक कहानी प्रचलित है शकुंतला व दुष्यंत की। तो शकुंतला और दुष्यंत से उत्पन्न संतान थी भरत। उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारत आता है। तो भारत का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो यहां से ध्यान देंगे ब्रह्मवर्त या आर्यवर्त आपके हिमालय और विंध्यन श्रृंखलाओं के बीच के क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। ऋग्वेद में 5 जनों में से एक शक्तिशाली जन भरत, उसी के नाम पे कहते हैं कि इसका नाम भारत पड़ता है। लेकिन भारत का जो उल्लेख है वो सबसे पहले किसमें मिलता है? पुराणों में। विशेष रूप से पुराण का नाम है क्या? विष्णु पुराण। तो जिसमें भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? भारत का प्रयोग मिलता है। इसके बाद में यहां से सबसे उत्तर से एक जो प्रसिद्ध नदी है वो बहती है जिसका नाम है सिंधु। क्या नाम है इस नदी का? सिंधु। और इस सिंधु नदी को यहां से विदेशी आक्रांताओं ने समय समय पर इसको आक्रमण करते हुए इसको पार किया है। तो भारत के आगे अफगानिस्तान और पास में पड़ता है ईरान जिनको पारसी भी बोल देते हैं। तो ईरानी और पारसी सह को बोलते थे है। ईरानी और पारसी सह को क्या बोलते थे? है। तो इस नदी को इन्होंने हिंदू कहा और यहां पर निवास करने वाले लोग हिंदुस्तानी हो गए, हिंदुस्तानी। और ये जो स्थान था इसके लिए शब्द का प्रयोग किया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान शब्द आपका ईरान या पारसियों से आता है। इसी प्रकार सिंधु नदी को यूनानी जो लोग हैं यूनानियों ने इंडस कहा और इंडस से आपका बनता है इंडिया। तो जो इंडिया शब्द है वो कहां से आया? यूनानियों से। अगर इसको व्यवस्थित रूप से हम देखते हैं तो यहां देखेंगे ब्रह्मवर्त या फिर आर्यावर्त आर्यों की भूमि, ये शब्द आपका हिमालय से विंध्यन श्रृंखला के बीच के क्षेत्र के लिए आता है। बीच के क्षेत्र के लिए आता है।
इसके बाद में अगर हम बात करें आपका भारत शब्द, तो भारत पुराणों में विशेष रूप से कहां उल्लेख मिलता है? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो भारत शब्द का प्रयोग मिलता है। दुष्यंत शकुंतला की जो कहानी है वहां से। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो शब्द है भारत के लिए, ये शब्द ईरानी या फिर पारसियों की देन है। कौन सा शब्द? हिंदुस्तान। इसी प्रकार इंडिया, इंडिया जो शब्द है वो यूनानियों से आया है। यूनानियों से कौन सा शब्द आया है? इंडिया। और भारत अर्थात इंडिया, इस शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। भारत के संविधान में, भारत के संविधान में इस शब्द का उल्लेख आपको मिलता है। तो ध्यान देखें, आर्यवर्त या ब्रह्मव्रत, हिमालय से विंध्य श्रृंखला, जो सिंधु नदी घाटी है वहां से लेकर के जो वैदिक सभ्यता विकसित होती है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो हिमालय से विंध्य श्रृंखला के बीच के क्षेत्र को हम आर्यवर्त या फिर ब्रह्मवर्त कहते हैं। इसके बाद में भारत विष्णु पुराण से आया है, जो दुष्यंत और शकुंतला जो प्रसिद्ध कहानी है उससे उत्पन्न संतान के बारे में। हिंदुस्तान शब्द ईरानी या पारसियों से, इंडिया शब्द यूनानियों से, भारत या इंडिया भारत के संविधान में इसका उल्लेख है। अब अगर हम सामान्य परिचय की तरफ जाएं तो एक बार भारत का मानचित्र अपने साथ में बना लेते हैं, जिससे कि हमें चीजों को समझना क्या हो जाता है, आसान। तो भारत के मानचित्र में अगर बात करें तो जो वर्तमान में भारत का मानचित्र है, कितना क्षेत्रफल है, कहां से किस प्रकार से है बढ़ा हुआ है, और कहां से कौन कौन से भाग इसमें शामिल है, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। तो भारत के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले विश्व में भारत की स्थिति की चर्चा करते हैं। भारत की स्थिति, तो विश्व में भारत कहां है? तो यहां से रेखा गुजरती है ग्रीनविच रेखा, और यहां से रेखा गुजरती है विषुवत। इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं और इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके उत्तर का भाग है इसे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग है विश्व में इसे दक्षिणी गोलार्ध, और इसके पश्चिम में भाग है उसे पश्चिमी गोलार्ध, और इसके पूर्व में जो भाग है इसे पूर्वी गोलार्ध कह देते हैं। यहां पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये आपका आ जाता है भारत, और एशिया, यूरोप। तो भारत यहां पर है आपके। तो भारत विश्व में कहां है? तो ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पूर्व। तो भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत विश्व में कहां पर है? तो भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। दूसरी बात यहां से ये है कि विश्व का जो क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, उसमें भारत कितने प्रतिशत रखता है? तो भारत विश्व का 2.4% भाग रखता है। तो 2.4 भाग कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान देंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है?
87,263 वर्ग किलोमीटर, और अगर वर्ग मील में बात करें तो है 12,69,219 वर्ग मील। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील में बात करें तो कितना है? 12,69,219 वर्ग मील। अब अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये विश्व के कुल भाग का 2.4% भाग है। तो भारत विश्व में किस स्थान पे आता है? तो विश्व में सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। उसके बाद में आता है कनाडा, इसके बाद में आता है यूएसए या अमेरिका, इसके बाद में आता है चीन, इसके बाद में आता है यूएसए के बाद में चीन के बाद में आता है ब्राजील के बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है भारत के बाद में आता है अर्जेंटीना। तो ये विश्व के बड़े देश हैं, जिसमें एक नंबर पे आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर आता है यूएसए, चौथे नंबर पर आता है चीन, पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील, छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर आता है भारत, और आठवें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। तो हमें ध्यान ये रखना है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है बड़े देशों में? तो भारत का स्थान है 7वां। तो विश्व में भारत 7वां बड़ा देश है। तो विश्व में 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और 7वां बड़ा देश कौन सा है? भारत। इसके बाद में हम बात करें 7वां बड़ा देश जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 12,69,219 वर्ग मील है। इसका उत्तर से दक्षिण, यहां पर है उत्तर, ये है दक्षिण। तो जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो है आपका कितना? 3,214 किलोमीटर। कितना है? 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो है 2,933 किलोमीटर। तो ध्यान देंगे, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। तो ये भारत के बारे में सामान्य जानकारियां थी। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो आपका भारत है ये किस प्रकार से, किस अक्षांश से और कितना ये अपना विस्तार रखता है विश्व में, या फिर अपना कौन सा भाग किस जगह पर है और कितनी इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत के बारे में बात करें तो भारत में अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर से किसी भी देश की सही जानकारी का पता चलता है कि कहां है। तो हमने पहले ही बात की कि विश्व में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसकी सही स्थिति अक्षांश और देशांतर से पता चलती है। भारत में कोई भी अक्षांश होगा तो वो उत्तरी अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश, और भारत में कोई भी देशांतर होगा
तो वो होगा आपका पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो भारत का विस्तार शुरू होता है 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से यहां पर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अगर बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये आपका भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। संपूर्ण विस्तार 6 डिग्री 4-5 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। लेकिन अगर मुख्य भूमि का बात करें तो मुख्य भूमि का आपका आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से। ये जो भाग है आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। आगे ध्यान देंगे, जो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, जिसका नाम है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। जो इंदिरा कोल है वो है लद्दाख में। वो कहां पर है? लद्दाख में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, और इंदिरा कोल कहां है? लद्दाख में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है, जो ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है, जिसका नाम क्या है? दक्षिणी बिंदु का इंदिरा पॉइंट, या फिर इसे पार्सन पॉइंट कह देते हैं, पार्सन पॉइंट, या फिर इसे पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट भी कह देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या फिर पिगमेलियन पॉइंट भी कह देते हैं। इसके बाद में अगर बात करें, भारत का उत्तरी बिंदु है जिसका नाम इंदिरा कोल है लद्दाख में। ग्रेट निकोबार में इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट है जो सबसे दक्षिण में है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है केप केमरिन, केप केमरिन। और जो ये केप केमरिन है ये है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। यहां पर विवेकानंद स्मारक बना हुआ है, विवेकानंद स्मारक। कहा जाता है कि विवेकानंद जी ने यहां पर 3 दिन तपस्या की थी कन्याकुमारी में। तो ये जो स्थान है उसका नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और यहीं पर जो बिंदु है जिसका नाम क्या है? केप केमरिन। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है केप केमरिन। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल जो लद्दाख में है। इसके बाद में जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसका नाम है बलांगू किवथु, बलांगू किवथु। और ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। बलांगू किवथु कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है गोहर माता, गोहर माता, जो कि कहां है? गुजरात में है, गुजरात में है, गुजरात में। तो ये कहां है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25। ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी बिंदु केप केमरिन, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, पूर्वी बिंदु बलांगू किवथु, पश्चिमी बिंदु गौर माता यानी सरकिर्क। उत्तर से दक्षिण लंबाई हमने पहले ही बात कर ली 3214, पूर्व पश्चिम 2933। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
इसके बाद में हम बात करते हैं स्थिति विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जानते हैं कि कौन सा भाग कहां पर है और किस स्थिति में है। तो इसके लिए एक बार अपने मानचित्र में इनको प्रदर्शित कर देते हैं और जिससे हमें समझना आसान हो जाएगा। तो जो भारत का सबसे दक्षिणी भाग है इसको हम बोल देते हैं श्रीलंका। सॉरी, भारत का भाग नहीं है, अलग देश है श्रीलंका। समुद्र में सबसे नजदीक पड़ोसी जिसको हम मालदीव कह देते हैं, मालदीव, ठीक है। इसके बाद में यहां पर एक देश है जिसका नाम पहले वर्मा था और वर्तमान में क्या बोल देते थे, म्यांमार। वर्तमान में क्या बोल देते हैं, म्यांमार। यहां पर एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है, बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। वर्तमान में पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बना है बांग्लादेश। इस तरफ जो देश है यहां जिसका नाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान, यहां पर ऊपर की तरफ सीमा लगती है किससे, तो ये लगती है आपकी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से ऊपर की तरफ यहां एक बार सीमा लगती है चीन की, फिर आता है नेपाल, फिर आता है भूटान, और चीन की सीमा 3 जगह लगती है, एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां। तो 3 जगह सीमा लगती है किसकी, चीन की। और इधर ये सीमा हो गई आपकी म्यांमार की। इसके बाद में यहां पर है आपके बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। तो यहां पर अरब सागर में है ये, यहां पर आ जाएंगे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और यहां पर जो भाग है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह है। और इधर फिर आगे आ जाता है आपका सुमात्रा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। तो अब यहां देखेंगे भारत की सीमा की बात करेंगे तो पड़ोसी देशों में एक आ जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और कौन सा है, बांग्लादेश। तो इनके किस भाग की कितनी सीमा, इस पे चर्चा करेंगे। तो जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है भारत की उसे बोलते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ। और 2 सदस्य आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और 2 सदस्य आपके मुस्लिम लीग के, और अध्यक्षता की थी रेड क्लिफ ने। इन्होंने सीमा का निर्धारण किया था और जिसका नाम क्या पड़ा, रेड क्लिफ। अब जो ये रेड क्लिफ सीमा है ये अध्यारोपित सीमा है, अध्यारोपित सीमा है, थोपी गई सीमा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ को अध्यारोपित सीमा। इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। आपको कुछ पुस्तकों में 3310 किलोमीटर भी मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना 3323। इसके बाद में यहां पर सीमा लगती है जो कि पीओके, जो यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी, एलओसी। तो यहां पर यह क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है, जो भारत का हिस्सा है। और यहां पर एक सीमा है जिसका नाम है एलएसी, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि यहां चीन के कब्जे में है, साई चीन वाला क्षेत्र।
और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके जिसे बोल देते हैं, पीओके बोल देते हैं। इसी में अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है जिसका नाम है डूरंड, डूरंड रेखा या डूरंड लाइन, और इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। अब चीन की कुल सीमा की बात करें तो कुल सीमा है 3000, कुल सीमा है 3488 किलोमीटर, जो कि आपके यहां पर लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश में लगती है। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश में सीमा, इसका नाम है मेकमोहन, मेकमोहन लाइन, मेकमोहन रेखा या लाइन, मेकमोहन लाइन, जो किस के साथ लगती है? भारत और चीन के साथ सीमा लगती है। इसके बाद में अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा लगती है। इसके बाद में जो आपके म्यांमार के साथ सीमा लगती है भारत की, उसे बोलते हैं इंडो बर्मा बैरियर, बर्मा बैरियर, इंडो बर्मा बैरियर, जिसकी लंबाई है इंडो बर्मा बैरियर की तो लिखेंगे इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर इंडो बर्मा बैरियर। और जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है उसका नाम है शून्य रेखा, शून्य परिचालन रेखा, परिचालन रेखा, और इसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, जो कि सबसे ज्यादा है। तो यहां से ध्यान देंगे, पड़ोसी देश के साथ लगने वाली सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश की है। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो बांग्लादेश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096.7 किलोमीटर सर्वाधिक लगती है भारत के साथ में। और अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर सीमा न्यूनतम भारत की लगती है। तो भारत की कुल सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा की, तो ये हो जाती है 15,200 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा। तो ये कितनी हो जाती है? 15,200 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ में। कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ में लगती है? तो सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ में, और सबसे कम लगती है आपकी अफगानिस्तान के साथ में। कुल सीमा लगती है आपकी 15,200 किलोमीटर। इसके बाद में अगर बात करें, ये तो थी आपकी स्थलीय सीमा। अगर जलीय सीमा की बात करें, अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो अभी पहले थी आपकी जो सीमा थी उसके अलग आंकड़े थे, लेकिन वर्तमान में इसके आंकड़े चेंज हो गए हैं। तो कुल स्थलीय सीमा, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा, ये हमने अभी अभी पढ़ लिया, कितनी थी? ये थी आपकी 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर समुद्री सीमा की बात करें, समुद्री सीमा, तो वर्तमान में समुद्री सीमा है आपकी 11,081
किलोमीटर, जो कि पहले अलग थी। तो ये वर्तमान में बिल्कुल आंकड़े चेंज हो गए हैं। तो आपको ये लिखा देते हैं और आप नोट भी कर लें इस चीज को कि वर्तमान में कितनी सीमा लगती है आपकी। तो जो नया सॉरी नए जो आंकड़े हैं उनमें है 11,000, सॉरी थोड़ी सी त्रुटि हुई है यहाँ, 11,098.81 किलोमीटर। तो वर्तमान में समुद्री सीमा कितनी हो गई है? 11,098, जो पहले थी आपकी 1970 से ये सीमा थी 7,516.6 किलोमीटर। 1970 से जो समुद्री सीमा थी भारत की वो कितनी थी? 7,516.6 किलोमीटर। दोबारा ध्यान दें, इसको आप नोट डाउन कर लें क्योंकि बिल्कुल नए आंकड़े हैं समुद्री सीमा के। तो वर्तमान में भारत की समुद्री सीमा कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर। तो इसके आंकड़े जो हैं अभी आप नोट करेंगे। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो गुजरात के साथ में पहले भी थी, अभी भी सबसे ज्यादा गुजरात के साथ लगती है। तो कितनी लगती है? तो इसमें नोट करेंगे 1,068.69 किलोमीटर। ये सीमा किसके साथ है? गुजरात के साथ है, गुजरात के साथ है। इसके बाद में अगर बात करें, गुजरात के बाद में तमिलनाडु, और तमिलनाडु के साथ सीमा लगती है 1,068.69 किलोमीटर, और ये है आपकी तमिलनाडु के साथ है, तमिलनाडु के साथ है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की सीमा की बात करें 1,053.07 किलोमीटर, और ये किसके साथ सीमा लगती है? ये आंध्र प्रदेश के साथ है, आंध्र प्रदेश के साथ है। इसके बाद में महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनती है 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर, और ये सीमा किसके साथ है? महाराष्ट्र के साथ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ में समुद्री सीमा लगती है आपकी 721.02 किलोमीटर, और ये किसके साथ में है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल के साथ में है, पश्चिम बंगाल के साथ समुद्री सीमा लगती है। इसके बाद में अगर बात करें केरल की, तो केरल की समुद्र सीमा है 610.15 किलोमीटर, और ये किसके साथ में है? केरल के साथ में। इसके बाद में ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की सीमा है 574.71 किलोमीटर, और ये किसकी है? ओडिशा की सीमा है, ओडिशा की सीमा। इसके बाद में अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के साथ समुद्री सीमा लगती है 343.30 किलोमीटर, और ये किसके साथ है? कर्नाटक के साथ है। इसके बाद में गोवा की लिखेंगे तो गोवा की आपकी सीमा है 193.95, और ये किसके साथ है? गोवा के साथ 193.95, ये गोवा के साथ में है। इसके बाद में अगर यहां पर लक्षद्वीप की चर्चा करें तो जो आपके लक्षद्वीप हैं इनकी सीमा है 144.80 किलोमीटर, और ये किसके साथ है? ये आपकी लक्षद्वीप के साथ है। इसके बाद में अगर हम बात करें दमन व द्वीप की, तो दमन और द्वीप की जो सीमा है वो है आपकी 54.34
54.38 किलोमीटर, और यह है दमन व द्वीप की सीमा। इसके बाद में हम बात करें पांडिचेरी की, तो पांडिचेरी के 3 हिस्से हैं। एक बार इसकी सीमा लिख लेते हैं, 42.65 किलोमीटर, और ये है आपकी पांडिचेरी की सीमा। इसके बाद में हम लिखेंगे अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार की जितनी सीमा लगती है उसके बारे में ध्यान देंगे। तो अंडमान निकोबार की जो समुद्री सीमा है तो वो लिखेंगे 3083.10 किलोमीटर, और ये किसके साथ है? ये अंडमान निकोबार के साथ है, अंडमान निकोबार के साथ है। ये आपकी सीमा है, समुद्री सीमा। तो एक बार दोबारा से ध्यान देंगे कि कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। समुद्री सीमा कितनी हो गई वर्तमान में? 11,098.81 किलोमीटर है, जो 1970 से जब नाप हुआ था तब कितनी थी? 7,516.6 किलोमीटर थी। सबसे ज्यादा किसकी सीमा लगती है? तो गुजरात की सीमा लगती है समुद्र के साथ में सबसे ज्यादा। स्थल भाग में बात करें तो एक बार देख लेते हैं, गुजरात की 1068.69 किलोमीटर, दमन व द्वीप की आपकी हो जाएगी 54,038.83 किलोमीटर, महाराष्ट्र की 833, कर्नाटक की 343.30, गोवा की 193, केरल की 610, पांडिचेरी की 42.62, तमिलनाडु की 1068.69, आंध्र प्रदेश की 1053.07, और अंडमान निकोबार की 3083.10, और लक्षद्वीप की 144.80। तो ये जो नवीनतम सीमाएं हैं इनको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद में हम बात करते हैं समुद्री सीमा की। तो समुद्री सीमा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नया पेज ले लेते हैं। भारत की जो समुद्री सीमा है, भारत की समुद्री सीमा, तो समुद्री सीमा जो होती है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो जहाज होते हैं, दूसरे देशों का आवागमन होता है, तो इन्हीं नियमों पे, इन्हीं सीमाओं पर निर्धारित होता है। तो इस पर चर्चा करेंगे। तो एक बार यहां ध्यान देंगे कि कोई भी तट होता है तो वो सीधा नहीं होता, हल्का सा आगे पीछे की ओर होता है। तो उसको मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं आधार रेखा। आधार रेखा। अब जो ये आपका समुद्र है, जैसे ये आपका आगे पीछे का भाग था और इसको हमने एक आधार रेखा से सीधा खींच दिया। अब हम जब आगे की ओर जो समुद्र की सीमाएं देखेंगे वो इसी आधार पर देखेंगे। इसके साथ में जो सीमा होती है इसको हम बोल देते हैं प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा, और प्रादेशिक सीमा के साथ में जो सीमा लगती है उसे हम बोल देते हैं संलग्न समुद्री सीमा। और जो इसके बाद की सीमा होती है इसे हम बोल देते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र। तो यहां से ये जो आधार रेखा है, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। तो ध्यान देंगे, ये जो आपका स्थल है, आधार रेखा है, यहां से 12 नॉटिकल मील की दूरी है, इसे हम क्या बोल देते हैं? प्रादेशिक सीमा, जो आधार रेखा से खींची जाती है। और जो ये जो पानी का क्षेत्र है आंतरिक भाग में बचा हुआ,
इसे बोल देते हैं क्षेत्रीय सागर। इसे क्या बोल देते हैं? क्षेत्रीय सागर। क्षेत्रीय सागर। अब आपकी आधार रेखा से 12 नॉटिकल की मील की सीमा, उसे बोलेंगे प्रादेशिक सीमा। आधार रेखा से आपकी 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील की दूरी है, इसे बोलेंगे समुद्री संलग्न समुद्री सीमा। और यहां से जीरो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील की दूरी है, उसे बोलेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये अंतरराष्ट्रीय, ये क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत ये समुद्र में कितने आगे तक के भाग के लिए है, इसके लिए एक बार हम दोहरान करेंगे कि जब हम धरातल पर दूरियां नापते हैं तो उसमें ब्रिटिश माप प्रणाली और मैट्रिक माप प्रणाली का प्रयोग कर लेते हैं। और जो मील में बात करें तो मील, सामान्य मील में हम धरातल की दूरियों को नापते हैं। लेकिन समुद्र की दूरियां होती है, इनको हम नॉटिकल मील में नापते हैं। तो जो सामान्य मील होता है, सामान्य मील ये होता है 1.6 किलोमीटर का। सामान्य मील कितना होता है? 1.6 किलोमीटर का। और जो समुद्री मील होता है, समुद्री मील ये होता है आपका 1.8 किलोमीटर का। तो ध्यान देंगे, ये सीमा तो हमने देख ली। जो भारत की स्थलीय सीमा थी वो कितनी थी? 15,200 किलोमीटर। जो आपकी समुद्री सीमा थी भारत की सारी, वो कितनी थी? 11,098.81 किलोमीटर। अब जो समुद्र में कहां तक हमारा क्षेत्र है, इसके लिए जो सीमाएं हैं वो आपकी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र है, उसे हम बोलेंगे प्रादेशिक सीमा। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का हिस्सा है, इसे बोलेंगे संलग्न समुद्री सीमा। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र है, जिसे हम क्या बोलेंगे? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो जो आपका प्रादेशिक सीमा है, संलग्न समुद्री सीमा है, या फिर आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, यहां पर अलग अलग प्रकार के नियम लगते हैं, अलग अलग प्रकार के कानून लगते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो प्रमुख जो सीमाएं हैं हमारी, उन पर हम ध्यान देते हैं। तो हमने एक बार कुछ भागों के बारे में चर्चा की है। तो जहां तक हमारा संभव होगा सारे स्थिति और विस्तार के आंकड़े हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आप क्लास में बने रहें नियमित रूप से। और आपसे निवेदन है कि एक नोटबुक रखें और सभी आंकड़ों को नोट डाउन जरूर करते रहें। तो जो ये आपके भारत की बिना मापनी पर आधारित एक प्रतीकात्मक रूप से मानचित्र है, इसमें हम अब आगे चर्चा करेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा का जो निर्धारण होता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में होता है। अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इसके बाद में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और फिर आ जाएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार यहां पर एक रेखा जिसका नाम है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, जिसे मकर रेखा कह देते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम आर्कटिक वर्त कह देते हैं। और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। तो जो आपकी ये रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत के किन क्षेत्रों से गुजरती है? तो ये आपकी रेखा भारत में
इस प्रकार से गुजरती है, तो कौन कौन से जिले राज्य कर्क रेखा पर है, तो ध्यान देंगे यहां पर एक स्थान, ये पहला जो राज्य है इसका नाम है गुजरात। गुजरात। और यहां पर सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई है राजस्थान में। राजस्थान में। इसके बाद में कर्क रेखा पर सर्वाधिक, यानी कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद में यहां पर एक जो क्षेत्र आता है उसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद में आता है झारखंड। झारखंड। झारखंड के बाद में आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। यहां पर एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा। और यहां पर जो क्षेत्र आता है उसका नाम है मिजोरम। मिजोरम। तो ये जो रेखा है भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो भारत में इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा। इसकी सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है, सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। यह 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 पश्चिम बंगाल, 6 झारखंड, 7 त्रिपुरा और 8 मिजोरम। तो यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसके बाद में बात करें तो इसके दक्षिण का जो भाग है, कर्क रेखा के दक्षिण का जो भाग है, कर्क रेखा के दक्षिण का जो भाग है, इसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग है उसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध। इसके बाद में अगर आपको मानचित्र अच्छे से याद है तो अच्छी बात है, आपको कुछ भी कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मानचित्र अच्छे से याद नहीं है तो आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। लेकिन आप विश्वास, फैक्ट पे ध्यान रखें, समझ पे ध्यान रखें। ट्रिक वगैरह होती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती अगर आपको फैक्ट कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर है। तो इसकी एक सामान्य सी ट्रिक है, राम झा के 6 पंगु मित्र। पंगु मित्र। तो यहां से देखेंगे रा से राजस्थान, रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, झारखंड, 6 से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, पै से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, कै से गुजरात, गुजरात, मैं से मिजोरम, मिजोरम और त्रै से त्रिपुरा। तो इस प्रकार आप कर्क रेखा को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसी क्रम में हम अगर आगे देखें तो भारत में हमें रेखाओं के बारे में चर्चा करें। एक तो परीक्षा उपयोगी एक कर्क रेखा है जिसके बारे में आप अच्छे से भली भांति जानते हैं, नहीं जानते तो आप यहां से अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में जो एक रेखा होती है जिसका नाम है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय, जिसका आप नाम लिखेंगे भारत, और भारत में मानक समय रेखा जिसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं।
तो ध्यान देंगे, भारत जैसे विशाल देश के लिए टाइम का कोई दिक्कत ना हो, किसी भी हम क्षेत्र में जाएं तो समय टाइम एक ही रहे, इसलिए कुछ एक मानक देशांतर निर्धारित किया गया है जिसका नाम है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये भारत का मानक देशांतर है, भारत का मानक देशांतर है, मानक देशांतर यानी भारत का समय इसी देशांतर के आधार पर रखा जाता है। ये जो देशांतर है ये प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से गुजरता है। और भारत के कौन कौन से क्षेत्र इस पर है, तो उसमें यहां पर सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आता है ओडिशा, तो इसके बाद में आता है आपका ओडिशा, और ओडिशा के बाद में आता है आंध्र प्रदेश। तो मानक देशांतर पर भारत के उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, ओडिशा 4, आंध्र प्रदेश 5, भारत के 5 राज्य मानक देशांतर पर है, मानक देशांतर पर स्थित है। इसके बाद में जो मानक देशांतर है 82.5 डिग्री, ये ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, और ये 5 घंटे 30 मिनट किससे आगे है, तो ये ग्रीनविच रेखा से है। और किस प्रकार से आगे है तो इसकी चर्चा करते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, जो कि विश्व के मानचित्र में मध्य से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कह देते हैं। 0 डिग्री देशांतर से इसे डिकोड करते हैं। इसके अगर पूर्व में जाएंगे, ग्रीनविच के पूर्व में जाएंगे तो समय आगे होगा, और ग्रीनविच के पश्चिम में जाएंगे तो समय पीछे होगा। अब हम आगे हैं, मतलब हम ग्रीनविच रेखा के किस ओर हैं, पूर्व में हैं, और कितना पूर्व में है, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री पूर्व में है, पूर्वी देशांतर। तो अब यहां ध्यान देंगे 82.5 डिग्री पूर्व में है, तो 1 डिग्री देशांतर का निर्धारण हम समय के लिए करते हैं। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय। तो हमें 82 डिग्री तक आने में कितना समय लगेगा तो 82.5 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगेगा। तो यहां से ध्यान रखें, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो आधे डिग्री को पार करने में कितने लगेंगे, 2 मिनट। कितने लगेंगे, 2 मिनट। तो जो आपका ये आधा डिग्री है, इसके तो हमने 2 मिनट रख दिए यहां, आधे डिग्री कितने, 2 मिनट। अब बच गया 82। तो जब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82 डिग्री को पार करने में टाइम लगेगा 82 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 8 16 8 चौके 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा 328 मिनट।
328 मिनट तो 82 के हो गए, लेकिन आधे मिनट के 2 मिनट और जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 330 मिनट। 330 मिनट। तो यहां से ग्रीनविच से आपका 82.5 भारत का मानक देशांतर कितना 330 मिनट क्या है आगे है, 330 मिनट आगे है। जब 330 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 330 को भाग देंगे किससे 60 से, तो इसको इसमें भाग देंगे तो 6 5 30, 6 5 30, ऊपर से 3 उतारे और 0, 30 में 60 का भाग जाएगा नहीं, तो ये 5 घंटे हो गए, बच कितने गए 30 मिनट। तो 5 घंटे 30 मिनट जो मानक देशांतर है ये ग्रीनविच से क्या है आगे है। तो ये आपकी कर्क रेखा के बाद में कौन सी लाइन थी, ये थी आपकी मानक देशांतर। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें इसके बाद में हम चर्चा करें तो भारत के कुछ डिग्री हैं या भाग हैं, तो उन पे चर्चा करते हैं। भारत के मानचित्र में कुछ जलडमरू मध्य, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं कि दो भागों को अलग करने वाले भाग जो कि स्वाभाविक है कि समुद्र में होंगे। तो यहां पर आपका लक्ष्य ये श्रीलंका हो गया, अंडमान और ये निकोबार, और ये सुमात्रा इंडोनेशिया, यहां पर आ जाएगा लक्षद्वीप, और ये आ जाएगा आपका मालद्वीप। ठीक है, तो इसको हम नाम लिख देते हैं मालद्वीप। ये हो गया श्रीलंका, श्रीलंका, ये हो गया सुमात्रा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। यहां पर जो सीमा है ये किसकी लगती है, म्यांमार की, म्यांमार, क्योंकि भारत ऊपर रह जाता है सीमा से। और यहां पर आ गया भारत, भारत। तो ध्यान रखेंगे कुछ चैनल है, कुछ क्या है चैनल है भारत में, जिनको आप अच्छे से याद रखें, प्रश्न पूछे जाते हैं चैनल, या इसको हम बोल देते हैं जल डमरू मध्य। तो कहने का मतलब तो ये आपका स्थल हो गया और ये स्थल हो गया, तो जो स्थल को जोड़ने वाला हिस्सा क्या कहलाता है, चैनल। दो जल राशियों को जोड़ने वाला हिस्सा क्या कहलाता है, चैनल। तो सबसे पहले हम प्रसिद्ध चैनल है जिसका नाम है पाक जलडमरू। क्या नाम है, पाक जल डमरू। तो ये पाक जल डमरू कहाँ है, ये है भारत प्लस श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका के बीच में। तो यहां पर जो चैनल है इसका नाम क्या है, पाक जल डमरू, पाक चैनल जल डमरू। इसके बाद में यहां पर है 6 डिग्री, 6 डिग्री चैनल। तो ये हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में, इसके बीच में हो जाएगा इंडोनेशिया के बीच में। यहां पर अगर 8 डिग्री की बात करें तो ये चैनल हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, और 8 डिग्री चैनल है मिनिकोय। मिनिकोय जो किसका हिस्सा है, भारत का। मिनिकोय किसका है, भारत का, लक्षद्वीप का हिस्सा है मिनिकोय। और मालद्वीप, मिनिकोय और मालद्वीप के बीच में कौन सा है, 8 डिग्री चैनल। इसके बाद में यहां पर है आपका कोको चैनल, सॉरी कोको द्वीप, कोको द्वीप ये है म्यांमार का, और ये है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, और ये है भारत का। तो भारत और म्यांमार या भारत कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में यहां पर एक चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल, कोको चैनल। इसके बाद में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, और यहां पर एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो यहां ध्यान देंगे इस स्थान का नाम है
लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान जो कि अंडमान का हिस्सा है, और यहां पर जो द्वीप है इसका नाम है कार निकोबार, कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार के बीच में चैनल है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल, या फिर हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? अंडमान व निकोबार के बीच में। निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। तो ध्यान देंगे, ये हो गया कार निकोबार और ये हो गया लिटिल निकोबार अंडमान। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। या फिर ये सारा का सारा भाग हो गया अंडमान और ये भाग हो गया निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। यहां पर दो द्वीप है, दो द्वीप हैं। ये दोनों ही द्वीप कौन से हैं? ये आपका नारकोंडम, ये बेरल। तो ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है जिसका नाम है बेरल द्वीप, बेरल द्वीप जो कि भारत का ज्वालामुखी द्वीप है। और दूसरा है आपका नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में है। तो आज हमने भारत के भूगोल सामान्य परिचय में स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की है। इसे आगे नियमित रखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास में।